गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रिएक्शंस यानी कि आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं तथा जो हमारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती थी उनको आयनिक रिएक्शंस में कन्वर्ट करना, जो आणविक अभिक्रियाएं होती थी उनको आयनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तित करना और उन अभिक्रियाओं को दो अर्ध अभिक्रियाओं में यानी कि उन आयनिक रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करना हमने सीखा था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल आप अलग अलग लिख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको सिखाया जाएगा मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। जो आपकी रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें संतुलित कैसे करें। वैसे तो आपने बैलेंसिंग सीखी होगी केमिकल रिएक्शंस की, बट वो बैलेंसिंग जो होती थी वो छोटे लेवल पे होती थी। अब आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पर बैलेंसिंग जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। तो इसमें आपको दो मेथड सीखने हैं। सबसे पहला मेथड जो है वह है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो देख लीजिए ये विधि है क्या, दोनों ही विधि के अपने कुछ नियम है। दोनों ही जो आपके मेथड हैं उनके कुछ रूल है। पहले मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन इसके बाद में हिंदी में इसके रूल्स पहले आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। तो देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सबसे पहले करें इन दिस मेथड द फॉलोइंग स्टेप्स should be taken for balancing a chemical reaction. The first step is, in the first step molecular reaction is written in ionic form and oxidant and reductant atoms are selected. सिंपल चीज़ है, आपको क्या करना है, जो भी आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में पहले से ही दी है वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी होगी। तो आपकी जब रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में गिवन होगी तो आपको करना बस इतना है कि उसको आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। आपने क्या कर लिया, आयनिक फॉर्म में अपनी रिएक्शन को नोट कर लिया। एंड देन सेकंड स्टेप आपको वहीं पर फॉलो करना है क्या, कि उनमें से आप ये पता कर लगा लो कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। तो आपके ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, और उन एटम्स को सेलेक्ट करके हाफ रिएक्शंस में सेपरेट कर लो। देयर हाफ रिएक्शंस आर रिटन सेपरेटली along with the number of electrons gained or lost। जब आप ऐसा करेंगे कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी केमिकल रिएक्शन में बोला कि आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आपको क्या लिखना होगा, आयरन को उसकी आयनिक फॉर्म में लिखना होगा एंड साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना ऑक्सीडाइज्ड आयन बना रहा है वो आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा, पहले रूल समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया आपका कि आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आपको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसमें अपने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या नोट करोगे, आप हाफ रिएक्शंस में उनको सेपरेट कर लोगे, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में आपने अलग अलग लिख दोगे। आपको साथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करते समय लॉस किए या फिर रिडक्शन करते समय उसने गेन किए, ये भी वहाँ पर समझाना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, दीज हाफ रिएक्शंस आर मल्टीप्लाइड विद सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इन टू हाफ रिएक्शंस। ये आपको कब करना है, हर रिएक्शन में करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है आपको करना यह है कि फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और रिडक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये क्या अनबैलेंस है ना। तो आपको जो हाफ सेल की दोनों की रिएक्शंस होंगी इनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 और 4 है, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यानी कि जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी पूरी रिएक्शन उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिडक्शन वाली पूरी रिएक्शन होगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाते हैं तो आप इन दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड करके नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करते समय आपको याद रखना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लिखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो वो लेफ्ट साइड में होंगे। और रिडक्शन वाले स्टेप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे तो वो लेफ्ट साइड में होंगे। तो लेफ्ट और राइट में जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने आयंस को कंबाइन करके लिख देना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आयनिक रिएक्शन होगी आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, वापस से मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। तो आपको जो सारे एटम्स केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे आप देखोगे क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। क्यों, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया था ना दोनों नंबर्स में, दोनों रिएक्शंस में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। फिर कह रहा है इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, अब क्योंकि मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए, तो अब हमें किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 रूल दिए हुए हैं। पहला रूल कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में हो रही है तो आपको क्या करना है, इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन न्यूट्रल मीडियम देन hydrogen and oxygen atoms are balancing by using H plus and H2O according to the requirement। आप जैसे आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आप H2O का यूज़ करोगे, जिधर भी ऑक्सीजन जितने एटम्स कम होंगे उतने ही H2O आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे उस साइड। और जो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर उतने ही H प्लस आयन आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जो बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कब, जो आपकी रिएक्शन क्या हो, न्यूट्रल मीडियम में हो। सेकंड, अगर आपकी रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन तो पूरी बैलेंस है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम देन ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय H2O। ऑक्सीजन तो H2O से बैलेंस हो जाएगी जैसा कि बताया, और जो हाइड्रोजन एटम है वो अब 2H प्लस से बैलेंस होंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन जिधर भी जितने भी हाइड्रोजन कम होंगे तो आप 2H प्लस आयन जो हैं वो आप दूसरी साइड क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, देखो एक H2O जो है आपने जोड़ा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप जिस साइड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ोगे वहाँ तुरंत अपने आप 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब इनको दूसरी साइड बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2H प्लस ऐड कर देने पड़ेंगे। लेकिन कब, ये स्टेप आप तब फॉलो करोगे जब आपकी रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही होगी। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो बहुत सिंपल है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O और OH माइनस जो है वो यूज़ करोगे। अब बात आती है कि कैसे पता चले सर कि न्यूट्रल मीडियम है, कैसे पता चले कि एसिडिक है, कैसे पता चले तो बेसिक है। तो या तो वो आपसे रिएक्शन में डायरेक्ट कह देगा कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। या फिर दूसरा तरीका होता है पहचानने का कि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में पहले से ही H प्लस आयन प्रेजेंट हैं तो आप समझ जाओगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक जो एसिड होते हैं हमारे वो H प्लस आयन देते हैं। और अगर आपकी रिएक्शन में पहले से ही OH माइनस आयन प्रेजेंट है, पहले से ही बैलेंस किए बिना ही OH माइनस आयन प्रेजेंट थे अनबैलेंस्ड रिएक्शन में ही, तो आप समझ जाओगे कि आपकी रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में है। और अगर इन दोनों में से कोई आयन नहीं प्रेजेंट है या दोनों ही आयन प्रेजेंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम हो जाएगा। ये आपका तरीका है पहचानने का, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आप ये जो स्टेप्स हैं इनको बार बार रिपीट करके इस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या स्टेप करने हैं, एंड देन उसके बाद जो आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जाएगा उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको यही रूल जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टॉपिक चल रहा है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियाँ। जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनको कैसे संतुलित करें, तो इसमें सबसे पहली विधि जो है हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसके नियम हमें समझने हैं। देखिए क्या नियम होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पद में ऑक्सीकारक व अपचायक परमाणु छाटा जाता है। आपको जो अभिक्रिया दी होगी आप उसको क्या कर लो, पहले आयनिक रूप में लिख लो। किस रूप में लिख लो, आयनिक। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपकी अभिक्रिया आणविक रूप में दी हुई है, यानी कि अणु के रूप में दी हुई है, दोनों तरफ
आपके जो अभिकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उनमें अणु आपके उपस्थित हैं, तो आप अपनी अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिख लेंगे। आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में कैसे परिवर्तित करें, ये लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में समझाया जा चुका है, जो कि मैंने फ्राइडे 14 अगस्त को सेंड किया था। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, अपनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन को, आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया के रूप में लिख लिया, जो आपके अणु थे उनको आयन के रूप में लिख लिया। दूसरा स्टेप है कि आप छांट लो कि जो आपके अणु हैं जिन्हें आपने आयन में परिवर्तित किया, उनमें से किस आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। अब ये कैसे आप पहचानोगे, तो आपको बताया जा चुका है, ऑक्सीकरण पहचानने के लिए आपको देखना है कि जिस आयन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए। अभिकारक से उत्पाद बनने पर जिस आयन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम होना कैसे पता चलता है, धन आवेश बढ़ जाता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, उसमें से कम हो रहे होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। वहीं पर अपचयन पहचानने का तरीका क्या होता है, अपचयन होने पर जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके वो बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको इस तरह से पहचान लेना है कि ऑक्सीकरण किन में हो रहा है और अपचयन किस में हो रहा है। तो यही आपका स्टेप है। सबसे पहले पद में ऑक्सीकारक व अपचायक परमाणु छाटा जाता है, कब, जब आपने अपनी अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिख लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि जिनका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, उन दोनों को, अभिकारक और उत्पाद, उन दोनों को अलग अलग अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर लो। यानी कि लेफ्ट साइड में आपके अभिकारक होंगे, बाईं तरफ आपके अभिकारक लिखा जाएगा, और दाईं तरफ आपका जो उत्पाद है, उत्पाद में उपस्थित आयन है, वो लिख लोगे। कौन वाला, ऑक्सीकरण वाला। देन उसके बाद लिख लोगे आप अपचयन वाला। तो आपकी जो अभिक्रिया थी, आयनिक अभिक्रिया, उसको आपने दो पदों में विभाजित कर दिया, एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया और एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। बस अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखते समय ध्यान आपको ये रखना है कि सिर्फ वही परमाणु आने चाहिए, वही उन्हीं परमाणुओं के आयन आने चाहिए जिनका ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो रहा है। साथ में जो भी इलेक्ट्रॉन ये आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले वो आपको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में लिखना होगा। और अपचयन होते समय कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जो आपका आयन हो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसका अपचयन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उनको वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में। तो ये आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। आपकी जो आयनिक अभिक्रिया थी वो अपचयन एवं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में विभाजित हो गई। अब आते हैं अगले पद में। अगले पद में क्या करना है कि जो आपको 2 समीकरण मिले, तो जैसे कि आपका ऑक्सीकरण वाला समीकरण है, ये आपका अपचयन वाला समीकरण है, O और R, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण जब होता है तो जो आपका अभिकारक था वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये आपने यहाँ लिख लिए 3 इलेक्ट्रॉन, साथ में प्लस करके 3 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। और अपचयन होने पर जो यहाँ पर आयन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मान लीजिए ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो 2 आपकी अर्ध अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, उन्हें बराबर कर लेना है। कैसे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें, उसके लिए आपको इन दोनों अभिक्रियाओं में किसी ऐसे संख्या से, किसी ऐसे नंबर से गुणा करना होगा जिससे आपकी दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, इनको जब आप बैलेंस करेंगे तो किस में बैलेंस कर सकते हैं, 12 में। कैसे, इस पूरी अभिक्रिया में आप क्या कर दीजिए, ऐसे ब्रैकेट में लगा करके जो भी पूरी अभिक्रिया होगी सब में 4 से गुणा कर दीजिए, और इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में किससे गुणा कर दीजिए, 3 से। तो देखिए होगा क्या, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए दाईं तरफ, ठीक है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, जब 3 से गुणा करेंगे तो इधर बाईं तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। दोनों तरफ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर। तो आपका जो अगला पद था, जो अगला स्टेप था, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि जो दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी गुणा करने के बाद, आपको उन दोनों को जोड़कर एक अभिक्रिया के रूप में लिख देना है। कैसे जोड़ेंगे, जो आपके अभिकारक की तरफ जो तत्व लिखे होंगे उनको अभिकारक की तरफ जोड़ करके लिख लेना है, और जो उत्पाद की तरफ तत्व लिखे होंगे उन्हें उत्पाद की तरफ जोड़ करके लिख लेना है। जोड़ते समय आप ये बात ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों तरफ, बाएं व दाएं तरफ, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। वो आपको एक अभिक्रिया लिखते समय नहीं दर्शानी है, ठीक है।
उसके बाद अगले पद की तरफ चलते हैं। अब जो आपकी अभिक्रिया प्राप्त हुई है वो आयनिक रूप में है, तो उस अभिक्रिया को आपको वापस से आणविक रूप में लिख लेना है। तो प्राप्त आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप रूल्स रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे उसका तरीका ये है कि जब आपको आगे एग्जाम्पल समझाया जाएगा तो पहले आप उस एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर लेंगे और अपने रूल्स को कॉपी में नोट कर लेंगे, और फिर एक एक स्टेप को एग्जाम्पल में और कॉपी में मैच करेंगे, और फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही चीज़ अगर बोर्ड में बताई जा रही होती, बोर्ड में एक्सप्लेन की जा रही होती तो और अच्छे से समझ में आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो जो आपको आयनिक समीकरण प्राप्त हुआ, आपने वापस से उसको आणविक समीकरण में परिवर्तित कर लिया। जैसे ही आप अपने आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आपके जितने भी परमाणु हैं अभिकारक और उत्पाद की तरफ, वो सारे के सारे संतुलित हो जाते हैं। तो लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 3 पद आपको 3 स्टेप दिए हुए हैं। देखिए अब क्या करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट वर्क कि आपको ये पहचानना है कि आपकी अभिक्रिया इन तीनों में से किस माध्यम की है। या तो आपकी अभिक्रिया उदासीन माध्यम में हो रही होगी, या फिर आपकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही होगी, या फिर आपकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही होगी। पहचानते कैसे, कैसे पहचानेंगे? तो आप सबको पता है अम्लीय माध्यम क्या होता है। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। तो अगर आपकी अभिक्रिया में पहले से ही H+ आयन उपस्थित हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन में ही कह दे कि ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो फिर आप ये 5th वाला पॉइंट जो है वो फॉलो करेंगे। अगर वो कह दे कि आपकी जो अभिक्रिया है वो क्षारीय माध्यम में हो रही है, या फिर आपकी रिएक्शन में OH- आयन उपस्थित हों, तो आप समझ जाएंगे कि जो आपकी अभिक्रिया है वो क्षारीय माध्यम में हो रही है, क्योंकि क्षार होते हैं वो OH- देते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है, ना ही H+ ना ही OH-, और या फिर दोनों ही उपस्थित हो, H+ भी और OH- भी, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो अभिक्रिया है वो उदासीन माध्यम में हो रही है। तो अब करना क्या है, अगर आपकी अभिक्रिया उदासीन माध्यम में होती है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आवश्यकता अनुसार H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन तथा H2O के प्रयोग से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु संतुलित कर लेते हैं। दूसरा, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी को H2O से तथा दूसरी तरफ हाइड्रोजन की कमी को 2H+ से पूरा कर लेते हैं। क्यों भाई? जब आप ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक H2O, मान लो एक ऑक्सीजन कम है, आपने एक H2O जोड़ दिया बाईं तरफ, तो ऑटोमेटिकली 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। तो इनको बैलेंस करने के लिए दाईं तरफ क्या कर दोगे, 2H+ जोड़ दोगे, तो आपके हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्षारीय माध्यम में। अब यही अभिक्रिया अगर आपकी क्षारीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O और उसके साथ OH- आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। तो ये आपके थे बैलेंस करने के नियम। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये जो है एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा MnO4- plus Fe2+ plus H+ gives Mn2+ plus Fe3+ plus H2O। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपके रिएक्शन है वो पहले से ही आयन फॉर्म में दी हुई है। केवल एक ये जो आप देख रहे हैं MnO4-, ये भी क्या है, एक्चुअल में ये आयन फॉर्म में ही दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता तो यहाँ पर इस पर आयन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इस पर चार्ज उपस्थित नहीं होता, आवेश उपस्थित नहीं होता। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है ये पहले से ही आयनिक रूप में दी हुई है, लेकिन फिर भी और कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर MnO4- को केवल क्या कर लेंगे, Mn और ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग ब्रेक करके इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया के रूप में, यानी कि इस रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है।
अब हम इसे आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला स्टेप होता है। तो देखिए MnO4 माइनस में जब आप Mn और ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो Mn के ऊपर चार्ज कितना है 7+। अगर किसी को भी ये कन्फ्यूज़न हो कि Mn के ऊपर कितना आवेश है कितना चार्ज है, तो आप ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ Mn के ऊपर 7+ चार्ज है। ऑक्सीजन एटम कितने यूज़ हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज होता है। तो यहाँ पर 4 2- और ये बाहर जो है ऑक्सीजन पर 1- चार्ज इस पूरे आयन पर जो प्रेजेंट था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ये आपको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको लगाया हुआ है। फिर आते हैं Fe2+। ये यहाँ पर देखिए Fe2+ लिखा हुआ है, ये H+ लिखा हुआ है हमारा, ये Mn2+, Fe3+ और H2O। H2O को ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि H2O जो है वो H+ और OH- में ब्रेक होता है, वो न्यूट्रल मीडियम में होता है। तो पहला स्टेप था हमारा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन दी हुई है उसे आयनिक फॉर्म में लिख लेना, यानी कि जो हमारी आणविक अभिक्रिया है उसे आयनिक अभिक्रिया के रूप में लिख लेना। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, अब यहाँ से हम अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं कि आपको ये पता करना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसके बीच में हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर Mn के ऊपर कितना चार्ज है 7+। Mn के ऊपर आवेश कितना है 7+, इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 7+ है। और यहाँ पर Mn के ऊपर कितना चार्ज है 2+। तो इसमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन बढ़े कि घटे। तो हमने बताया था कि जब धन आवेश कम होता जाए, धन आवेश कम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऐड होते हैं। इसका मतलब है कि Mn7+ में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऐड हो गए, और वो किस में कन्वर्ट हो गया Mn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो Mn7+ का Mn2+ में क्या हो जाएगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन। किसी को भी अपचयन पहचानने में अगर प्रॉब्लम है कि अपचयन कहाँ है ऑक्सीकरण कहाँ है, तो बस इन आवेशों पर देखिए। अगर आवेश जो है धन आवेश जो है वो कम होता जाए और ऋण आवेश बढ़ता जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसका अपचयन हो जाता है, उस परमाणु का या उस अणु का क्या होता है, अपचयन होता है। रिजल्ट जो है वो आप किधर की तरफ देखेंगे, घटना बढ़ना देखेंगे किधर, उत्पाद की तरफ, क्योंकि ये तो अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बना है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि घटा की बढ़ा। तो 7+ से क्या हो गया 2+। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं और धन आवेश कम हुआ है, तो इसका Mn7+ का Mn2+ में रिडक्शन हुआ है यानी कि अपचयन हुआ है। वहीं पर अगर आयरन पर देखें, Fe पर कितना चार्ज है 2+ चार्ज है, और यहाँ पर Fe पर कितना चार्ज हो गया 3+ चार्ज हो गया। तो धन आवेश बढ़ गया। अब धन आवेश कब बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी कि आयरन से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो हमें हमारे ऑक्सीकरण वाले परमाणु और अपचयन वाले परमाणु यानी कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, इस आयनिक केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिख लेते हैं। इसका नियम ये होता है, नियम आपको बताया गया है कि जब आप अर्ध अभिक्रिया के रूप में इस आयनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, यानी कि इस आयनिक रिएक्शन को जब आप हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एटम्स को यहाँ पर लिखेंगे, नोट करेंगे जिनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी जो आपके आयन्स हैं वो इस रिएक्शन में नहीं आएंगे। तो देखिए रिएक्शन तो पूरी है, लेकिन हमने सिर्फ Mn7+ और Mn2+ को यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो यहाँ पर Mn7+ कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। कैसे, जब Mn7+ में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब Mn7+ में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इसका क्या हो गया, Mn2+ में रिडक्शन हो गया यानी कि अपचयन हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। कैसे, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। जो भी चीज़ जुड़ती है वो कहाँ जुड़ेगी, अभिकारक में जुड़ेगी जा करके, और जो चीज़ निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, उत्पाद में निकलेगी। तो यहाँ पर Mn के केस में हमने मैग्नीज के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएजेंट की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कर दिए हैं, ऐड करे हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तभी जा करके इसका रिडक्शन हुआ है। और आयरन में क्योंकि आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड में क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है कि हमने अपनी आयनिक रिएक्शन को, आयनिक अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब
इसको हाफ सेल में कन्वर्ट क्यों किया जाता है? इसको अर्ध अभिक्रिया में परिवर्तित करने का कारण है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है उसको आप बराबर कर सकें, कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जो अभिक्रिया है वो क्या नहीं हो पाएगी? संतुलित नहीं हो पाएगी, आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं कि हम अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण में, उन्हें बराबर कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि जहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस अभिक्रिया में, उस पूरी अभिक्रिया में 5 से क्या कर दिया जाए? इंटू 5। जब आप इस पूरी अभिक्रिया में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में 5 से इंटू कर दिया। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जिस भी नंबर से, जिस भी संख्या से आप बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, उसमें पूरी अभिक्रिया में उस संख्या से गुणा करना होगा। केवल आप 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक आयरन था, 2 प्लस था, Fe2 प्लस था, वो एक Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तब 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो जब आपको 5 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो उसके लिए ये दोनों भी कितने होने चाहिए? 5-5 होने चाहिए ना। तो उसके लिए इस पूरी केमिकल रिएक्शन में हमने 5 से क्या कर दिया? इंटू कर दिया। तो अब नई रिएक्शन हमारे सामने क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ मैंने नोट किया है, 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया थी, उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपकी रिडक्शन वाली अभिक्रिया है Mn वाली, उसमें भी कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमने नीचे हमारी Mn वाली रिएक्शन भी नोट कर ली, Mn7 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था इलेक्ट्रॉन इक्वल करने का, वो पूरा हो चुका है। इसी स्टेप को कंटिन्यू करते हैं इसमें, और आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों अभिक्रियाओं में, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में संतुलित हो जाएगी, तो आप इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ करके एक अभिक्रिया बना देंगे। जोड़ने का तरीका कल मैंने रूल में बताया था कि जो आपके अभिकारक होंगे, अभिकारक की तरफ जो आपके आयन लिखे हुए हैं वो आप अभिकारक की तरफ जोड़ेंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ जो आपके आयन्स लिखे हुए हैं उन्हें आप रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, और जो प्रोडक्ट साइड आयन लिखे हुए हैं, उत्पाद की तरफ जो आयन लिखे हुए हैं, उन्हें आपस में जोड़ देंगे। जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आप क्या कर चुके हैं? इक्वल कर चुके हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी, दोनों को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो वो हमारी यहाँ ऐड करने के बाद रिएक्शन में दिखाई नहीं देंगे। तो रिएक्शन क्या मिल गई हमें? Mn7 प्लस प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ये आयनिक रिएक्शन हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दी। अब इस रिएक्शन को वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि आणविक अभिक्रिया के रूप में लिख देना है। आणविक अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखेंगे? आणविक अभिक्रिया के रूप में आप इस तरह से लिखेंगे कि जैसे Mn7 प्लस का आपने आयन बनाया था, तो Mn7 प्लस जब आयनिक फॉर्म में है तो इस रूप में दिया हुआ है, लेकिन जब आणविक रूप में था तो किस रूप में अभिक्रिया में दिया हुआ था? तो ये दिया हुआ था MnO4 माइनस के रूप में। तो यहाँ पर Mn7 प्लस को वापस से क्या लिख लिया? MnO4 माइनस। Fe2 प्लस जो था वो Fe2 प्लस ही गिवन था, तो इसको ऐसे ही नोट कर लिया, 5 Fe2 प्लस। Fe3 प्लस भी सेम दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे, तो 5 Fe3 प्लस में लिख लिया, और Mn2 प्लस यहाँ पर नोट कर लेते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप रिएक्शन लिख रहे होंगे वापस से, यानी कि आणविक रूप में जब आप दोबारा से अभिक्रिया को जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर H2O वगैरह हैं या H प्लस हैं तो वो नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ आप इतनी अभिक्रिया को ही आणविक अभिक्रिया में परिवर्तित करेंगे। ये हमने परिवर्तित कर लिया। अब आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि आपके जो एटम हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़कर, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर Mn कितना है? 1 है। इधर Mn कितना है? 1 है। इधर आयरन कितने हैं? 5 हैं। इधर आयरन कितने हैं? 5 हैं। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम्स आपके बैलेंस हो जाएं, यानी कि बाकी सारे परमाणु संतुलित हो जाएं, तब आप लास्ट में जा कर के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? संतुलित कर लेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको 3 रूल बताए गए थे। आपकी अभिक्रिया या तो न्यूट्रल मीडियम में होगी, यानी कि उदासीन माध्यम में होगी, या फिर अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, या क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक मीडियम में होगी। तो अब ये कैसे पहचानें? तो इसको पहचानने के लिए आप अपनी केमिकल रिएक्शन देखिए। यहाँ पर जो हमारी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, मैंने कहा था कि या तो वो खुद कह देगा कि रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में हो रही, या फिर वो H+ या OH- देगा। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में क्या गिवन है, H+ आयन गिवन है, यानी कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। अब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप सेकेंड वाला रूल अपनाएंगे, यानी कि जो दूसरा नियम था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने का। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है कि जिस साइड भी ऑक्सीजन कम हो, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, जिस साइड भी ऑक्सीजन कम हो उस तरफ आप उतने ही H2O जोड़ दीजिए। जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही H2O क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है। तो हम इधर क्या कर देंगे, हम इधर 4 H2O अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 H2O ऐड कर दिया। अब दूसरा ये है कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया जैसे H2O ऐड किया, और साथ में आपको क्या करना है, जिस तरफ आप H2O ऐड करेंगे उसके दूसरी तरफ, जिस तरफ आप H2O ऐड करेंगे उसके दूसरी तरफ उतने ही आपको हाइड्रोजन क्या कर देने, ऐड कर देने। मतलब कि आपको याद हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने लिखा था कि आप H2O ऐड करिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप 2H+ आपको क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस। 2H+ का मतलब कि देखिए यहाँ पर आपने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए, 4 जल के अणु यहाँ पर जोड़े आपने, तो दूसरी तरफ आपको 8 हाइड्रोजन आयन क्या कर देने हैं, ऐड कर देना है, 8H+। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, जब आप एक H2O जोड़ते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसी तरह से जब आप 4 H2O जोड़ेंगे तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे। तो इन 8 हाइड्रोजनों को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 8H+ ऐड कर देना पड़ेगा। अब आप इस अभिक्रिया को लास्ट में फाइनली रूप में देखिए, लिख दीजिए। MnO4- हमारा बैलेंस था, 5Fe2+ था, ठीक है, 5Fe3+ था, Mn2+ था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दूसरी तरफ जिधर ऑक्सीजन कम थे उधर हमने 4 H2O ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 ऑक्सीजन कम थे, और जितने H2O ऐड करे उसके डबल हाइड्रोजन आयन क्या कर दिए, दूसरी साइड पर ऐड कर दिए। यहाँ पर 4 H2O आपने ऐड किए थे, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपने 8H+ जो है वो ऐड कर दिए, यानी कि जोड़ दिए। तो अब आप ये जो आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है, इसे आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए, और पहले इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा देख करके, देन इसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है वो दोबारा से पूछ सकते हैं।